हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे, वो है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्वेश्चन क्या आते हैं सॉफ्टवेयर से, तो वो सब देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इन्हीं से मिलके कंप्यूटर हमारा बनता है। ये असेंशियल पार्ट है एक कंप्यूटर के। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू, कंप्यूटर में हम माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, वेबकैम लगाते हैं। कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है, राइट, जो डिस्क होती है, जो स्टोरेज होता है, इवन कंप्यूटर में हम जो पेन ड्राइव घुसाते हैं वो भी एक हार्डवेयर है। तो जो भी फिजिकल चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं, राइट, स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, ये सब हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में मान लो आप कंप्यूटर खोलते हो, उसमें आपको एम एस वर्ड यूज़ करना है। ये एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। आप इसे प्रोग्राम बोल सकते हो। आप अगर मोबाइल पे यूज़ करते हो तो आप इसे ऐप बोल सकते हो। मोबाइल के लिए अलग से एम एस वर्ड आता है। तो ऐप, सॉफ्टवेयर, ये सब हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। मोबाइल फ़ोन में हम एप्लीकेशन वर्ड यूज़ करते हैं, अगर कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर वर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे मोबाइल में ऐप होते हैं बहुत सारे, दुनिया भर के ऐप आपके पास होंगे मोबाइल फ़ोन में, पेटीएम ऐप होगा, राइट। तो ये सब कंप्यूटर में अगर होते हैं जब ये, तो हम इन्हें सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट वी स्टोर एंड रन ऑन आवर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर किस पे चलेंगे, हमारे हार्डवेयर के ऊपर चलेंगे। अगर मान लीजिए कंप्यूटर का ढांचा ही नहीं होगा तो फिर उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ज़रूरी हैं, और दोनों से ही हमारा कंप्यूटर बनता है। क्लियर। अब सॉफ्टवेयर को पहले डिफाइन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें, राइट। मान लीजिए आपने, आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड है, ठीक है, आपने एम एस वर्ड खोला। आपके दोस्त ने अपने कंप्यूटर पे एम एस वर्ड खोला। अब आपने कहा कि मुझे सेव करना है, तो आपने कंट्रोल प्लस एस दबा दिया, जो कि सेव करने के लिए होता है। आपने, आपके दोस्त ने पूछा आपसे कि मुझे सेव करना है, मैं क्या दबाऊं, तो आप कहोगे आप भी कंट्रोल प्लस एस दबाइए। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे भी सेम कमांड है, यहाँ पे भी एम एस वर्ड उसी तरह से खुलता है। जब आप माउस से एम एस वर्ड आइकॉन जो होता है उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो खुलता है। फिर एम एस वर्ड में ब्लैंक पेज आता है, या एम एस वर्ड में टेम्पलेट आते हैं, आपको कोई टेम्पलेट चाहिए पहले से बनी हुई। तो ये सारा सेम क्यों है, क्योंकि जो ये एम एस वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर बना है ना, ये उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना है जो सबके लिए सेम है। तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डेटा या प्रोग्राम, जो हम यूज करते हैं टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कुछ खास चीज़ों के लिए करते हैं। मान लो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, मेरा तो पूरा बचपन विंडोज़ मीडिया प्लेयर में ही बीता है। बचपन से मतलब ये है, जब मैं शायद 11-12 साल का था तब से मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ। और जब तक मैं कॉलेज गया, कॉलेज में वीएलसी प्लेयर की आदत लग गई थी, क्योंकि वीएलसी में सब कुछ चल जाता था। इसमें क्या है, विंडो मीडिया प्लेयर में बहुत सारी फाइलें चलती नहीं थी। तो विंडो मीडिया प्लेयर जो है, अब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है ना। जो फिजिकल चीज़ें हैं कंप्यूटर में जिनको आप छू सकते हो, जो वो सब हार्डवेयर होती हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो सब सॉफ्टवेयर होती हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, राइट। सॉफ्टवेयर भी बहुत तरह के होते हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन असेंशियली सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले आपको वो समझना ज़रूरी है। तो इट्स अ जेनरिक टर्म यूज टू रेफर टू एप्लीकेशंस। कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन चलते हैं, स्क्रिप्ट चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस, आपके आईपैड में भी सॉफ्टवेयर डलेगा, है ना। इनफैक्ट कई सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जिनके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, जैसे जैसे विंडोज़। अब आपने मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला तो क्या होगा, तो आपका कंप्यूटर तो स्टार्ट ही नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिन जो सिस्टम को चलने के लिए चाहिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यूज़र मतलब आप, तो ये आप हो, आपको कंप्यूटर करना है। और कंप्यूटर में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा और एक हार्डवेयर होगा। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कौन सिंक्रोनाइज बिठाता है,
वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो iOS हो, अगर मैक पे है तो मैक ओएस हो, लिनक्स हो, उबुंटू हो, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जाके पढ़िए, आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का लिंक होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक सामंजस्य, जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आप उसको इनिशियली क्या करते हो? जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर स्टार्ट करना मतलब बूट करना, आपने कंप्यूटर को जो है स्टार्ट कर दिया, बूट कर दिया। अब क्या होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लिखे रहते हैं? कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा? ये आपकी रोम में लिखे रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती रोम। तो इस पर आपने लिख दिया कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा। अब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है किसके ऊपर? रैम के ऊपर। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जब चलेगा तो कैसे चलेगा? रैम पे चलेगा, ठीक है। अब आपकी रैम अगर ज़्यादा है तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ खोल लो, कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। अगर आपकी रैम कम है तो आप ऑब्वियसली फिर एक दो ही सॉफ्टवेयर एक साथ चला पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वो रैम पे लोड होता है। ये क्लियर हो आपको? और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका काम ही यही होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बोल सकते हो इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में क्या मैनेज करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वो हार्डवेयर से सिंक्रोनाइज करवाता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। चलिए, अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी फिर बहुत तरह के होते हैं, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने आपको क्या कहा? आपने कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ डाली हुई है ना, तो चलो विंडोज़ है। अब विंडोज़ लोड हो गई, उसके बाद आपका मन किया कि चलो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो आपने VLC प्लेयर खोल लिया। अब विंडोज़ भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और VLC प्लेयर भी एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक तो क्लियर है ना कहानी? विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और भी तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, हम आगे देखेंगे। और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास काम के लिए, जैसे VLC प्लेयर, मूवी देखनी है, म्यूजिक सुनना है, VLC प्लेयर। विनैम्प, म्यूजिक सुनना है तो विनैम्प खोल लो, विंडोज़ मीडिया प्लेयर खोल लो। हमारे टाइम में आता था विनैम्प, अब तो शायद आता नहीं होगा। तो कोई खास अगर आपको काम करना है ना, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐप, कोई भी एक सॉफ्टवेयर वो आप खोलोगे कंप्यूटर में, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग, ठीक है, चीफली थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑल्सो कंट्रोल्स हार्डवेयर सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। असेंशियली इट इज सॉफ्टवेयर दैट कॉन्स्टेंटली रन्स इन द कंप्यूटर बैकग्राउंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी चीज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पूरे कंप्यूटर का जो आंतरिक फंक्शनिंग है, इंटरनल फंक्शनिंग, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी विंडोज़, मैक वगैरह जो होता है। और ये क्या कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपका हार्डवेयर भी कंट्रोल करेगा। हार्डवेयर मतलब जो अगेन फिजिकल चीज़ें आप कंप्यूटर में लगाते हो, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह, तो ये हमेशा आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा इनफैक्ट। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक ओएस, लिनक्स, उबुंटू, एंड्रॉयड, विंडोज़, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है आगे बताऊंगा। डिवाइस ड्राइवर, हर डिवाइस जो भी आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, मान लो कीबोर्ड आपने कनेक्ट किया तो कीबोर्ड के लिए एक आपको ड्राइवर चाहिएगा। आपने मान लो वेबकैम कनेक्ट किया तो वेबकैम जैसे ही कनेक्ट करोगे वो कहेगा डाउनलोड करो ड्राइवर। मान लो आपने लॉगिटेक का वेबकैम खरीदा है, जो मेरे पास है लॉगिटेक का है, तो आपने मान लो लॉगिटेक का वेबकैम खरीदा है, तो लॉगिटेक की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड कर लो, तभी वो वेबकैम काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, राइट। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 तरह के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वैसे हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, बहुत डिटेल में, पूरा एक अलग टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, राइट। ये किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है? ये यूज़र और सिस्टम हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑफर्स जनरल सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन दैट रन्स ओवर द कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, ठीक है, बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको मैनेज करना काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, उबुंटू, यूनिक्स वगैरह, ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर। एक डिवाइस ड्राइवर जो होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राइमरीली डिजाइन टू कंट्रोल स्पेसिफिक हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मान लो आपने कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में कोई की दबाई आपने, मान लेते हैं एंटर की, ठीक है। तो एंटर की को जो काम करना चाहिए वो करेगी, लेकिन तभी करेगी जब कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होगा। तो कंप्यूटर में जितने भी हम हार्डवेयर डिवाइस यूज करते हैं, चाहे कीबोर्ड, चाहे वेबकैम, चाहे हेडफोन्स वगैरह, सबके ड्राइवर होते हैं। उन हर डिवाइस को एक अपना खुद का ड्राइवर चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली। इज दैट अंडरस्टूड? तो एक डिवाइस ड्राइवर जो होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम है एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करना, सबको नहीं, एक स्पेसिफिक। तो किस किस चीज़ के लिए हम कौन कौन से ड्राइवर कंप्यूटर में डालते हैं? हम ग्राफिक ड्राइवर डालते हैं। तो जैसे डिस्प्ले के लिए अलग होते हैं, ग्राफिक कार्ड होते हैं कंप्यूटर में, साउंड कार्ड होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड के लिए ड्राइवर डालते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं अगेन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ गया? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और दूसरा डिवाइस ड्राइवर आ गया। तीसरी चीज जो है फर्मवेयर। ये फर्म क्या होता है? फर्म मतलब कोई ऐसी चीज जिसको कोई हिला ना सके, कोई ऐसी चीज जिसको कंप्यूटर से कोई गायब ना कर सके, डिलीट ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके, राइट, उसको बोलते हैं फर्म है वो चीज एकदम। समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। मान लेते हैं आपने कोई प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर खरीद लिया ना आपने, अच्छा। अब प्रिंटर काम कैसे करता है? वो तो आपने प्रिंटर चैप्टर में पढ़ लिया, प्रिंटर काम कैसे करता है। लेकिन प्रिंटर में जब आप कमांड देते हो Ctrl+P, तो वो प्रिंट करता है। यानी प्रिंटर के अंदर भी तो कोई सॉफ्टवेयर होगा ना जो आपने इंस्टॉल करा है। प्रिंटर के अंदर भी तो कोई सॉफ्टवेयर होगा जो आपने इंस्टॉल करा है। समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लो आपकी वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाली डिजिटल वॉशिंग मशीन। आजकल ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई हैं हर घर में, अब तो वही होती हैं जो अपने आप 20 मिनट में कपड़े जो हैं वो रुक जाती है, चलती नहीं रहती लगातार। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मशीन होती थी तो मम्मी को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि मशीन बंद भी करनी है, वरना कपड़े वो धुलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अभी मशीन ऑटोमेटिकली 20 मिनट बाद बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? कोई तो सॉफ्टवेयर डाला होगा ना आपने। और वो जो सॉफ्टवेयर है, क्या वो सॉफ्टवेयर ऐसा डालोगे कि उसे छेड़खानी हो सके, डिलीट कर दे, कोई एडिट हो जाए? नहीं ना, वरना तो मशीन का कोई पर्पज ही नहीं है। मान लो मशीन कल को किसी ने एडिट कर दिया और 5 मिनट बंद होने लग गई, तो मशीन आपकी खराब है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप परमानेंटली स्टोर कर देते हो कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में। और आप जानते हो रीड ओनली मेमोरी एडिट नहीं होती। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है, वो एडिट नहीं होती, राइट। इसीलिए जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, बूट होता है, तो स्टार्ट कैसे होगा वो सारी चीजें भी हम रोम में लिखते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, वो सारी जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रहती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? रोम में। तो कंप्यूटर आप हमेशा स्टार्ट करोगे तो उसी तरह से स्टार्ट होगा, वो एडिट नहीं होता, वो ऑल्टर नहीं होता। तो फर्म, नाम से पता चल रहा है फर्म है एकदम। आपने मोबाइल फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क कार्ड, आपका ऑप्टिकल ड्राइवर, टेलीविज़न के अंदर भी तो कोई है सॉफ्टवेयर जो आपके रिमोट कंट्रोल जो आप कर रहे हो, तो टेलीविज़न को भी तो कोई चला रहा है ना अंदर सॉफ्टवेयर। स्कैनर है, प्रिंटर है, राउटर है, इन सब के अंदर फर्मवेयर डले होते हैं सो दैट दे कैन फंक्शन स्मूथली। इनकी जो मेमोरी होती है उसमें फर्मवेयर को अच्छे से बिल्ट कर दिया जाता है, तो इनको कोई चेंज या एडिट नहीं कर सकता। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कैसे स्टार्ट होगा, राइट। मोबाइल फ़ोन में कोई कॉल आएगा तो वो कॉल, बेल बजेगी, ये कोई सॉफ्टवेयर है तभी तो उसे पता है बेल बजानी है अब, वरना कॉल आती जाएगी, बेल नहीं बजेगी। तो वो सब उनकी बिल्ट इनटू देयर मेमोरी, और क्योंकि वो उनकी मेमोरी में ही आपने बिल्ड कर दी हैं, जैसे कंप्यूटर में रोम मेमोरी होती है जो एडिट नहीं होती, ऐसे ही इन सब सिस्टम की जो मेमोरी है उसी में आपने बिल्ड कर दी है, तो इसलिए इनको फर्मवेयर बोलते हैं। फर्म मतलब वो चीज़ जो एकदम अपने में अडिग हो, जिसको कोई हिला ना सके।
समझ में आया आपको? तो फर्मवेयर कोई पूछे क्या होता है, तो फर्मवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हो, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपके स्कैनर, प्रिंटर, राउटर और दुनिया भर के जो आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, सब में फर्मवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं। और फर्मवेयर जो होते हैं इनमें कौन सी मेमोरी यूज़ होती है, रोम। इसमें रीड ओनली टेक्नोलॉजी, रीड ओनली मेमोरी हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके सिस्टम को बेहतर बनाती है, आपके कंप्यूटर को चलाती है, आपके कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाती है, आपके कंप्यूटर को सपोर्ट करती है, मेंटेन करती है, आपके कंप्यूटर में ऑप्टिमाइज करती है। ऑप्टिमाइज मतलब आपके जो भी कंप्यूटर में रिसोर्सेज हैं उनसे अच्छा काम लेना, आपके जो भी कंप्यूटर में रिसोर्सेज हैं उनसे अच्छा काम लेना, यानी ऑप्टिमाइज करना, राइट? तो उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने 4 तरह के हैं, है ना? कौन कौन से हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, फिर फर्मवेयर और चौथे यूटिलिटी। तो यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या काम होता है? यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम है हमारे कंप्यूटर को सपोर्ट करना। जैसे एंटीवायरस, आपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला तो आपके कंप्यूटर के लिए अच्छा है ना, कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा ना, वरना पता चला कोई वायरस आ गया और कंप्यूटर में ही ठप हो गया। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, और ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है? यूटिलिटी के बिना कंप्यूटर चल सकता है, नो डाउट। तो ये एक थोड़ा सा उस मामले में एक्सेप्शन कह सकते हो आप, कि ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी ना हो। मान लो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना कंप्यूटर नहीं चलेगा, आप जो मर्जी काम करो। तो वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग जो डेफिनेशन होते हैं उसके वो करते हैं, वेरी करते हैं। हर एक पे हर चीज़ अप्लाई नहीं होती। हमें इन जनरल जब बोलते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के चलने के लिए एकदम असेंशियल होता है, नो डाउट। लेकिन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी भी होते हैं जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर को सपोर्ट देते हैं, कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं, राइट? लेकिन इनके बिना कंप्यूटर चल जाता है। तो जैसे एंटीवायरस, है ना? जैसे विनरेयर, विनजिप। जैसे मान लो आपको बड़ी फाइलें हैं वो भेजनी है, मान लेते हैं आपके पास मूवी है 5 GB की, है ना? और आपके पास पेन ड्राइव है 4 GB की। अब ये 5 GB वाली मूवी 4 GB की पेन ड्राइव में कैसे डालोगे आप? 1 GB कम पड़ रहा है ना, तो आप इस फाइल को कंप्रेस कर दो। तो कंप्रेस करने के लिए होता है विनजिप और विनरेयर। तो ये कंप्रेस करके इसको बना देगा 4 GB की, फिर आप पेन ड्राइव में कॉपी कर लो। फिर जब आप अपने दोस्त को दोगे तो आपका दोस्त इस फाइल को डाउनलोड करके उसे डीकंप्रेस कर देगा। तो डीकंप्रेस के लिए फिर से विनजिप उसके पास भी होना चाहिए, या विनरेयर, जो भी आपने यूज़ करा है। हम अपने टाइम में विनजिप बहुत यूज़ करते थे, लेकिन मैं देखता हूँ आजकल लोग विनजिप की बजाय विनरेयर काफ़ी यूज़ करते हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है, देखो जब आपके कंप्यूटर में जो खाली स्पेस होती है ना और जो भरी हुई स्पेस होती है, ये उनको अलग कंपार्टमेंट में बना देता है। यानी कंप्यूटर में जो यूज्ड स्पेस है आपकी और जो नॉन यूज्ड स्पेस है ना, उनको ये अलग अलग कर देता है। कई बार ओवरलैप होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फाइल डिलीट कर दी लेकिन वो भी पड़ी हुई है, कहीं बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर चल रहे हैं कुछ, मतलब तो वो स्पेस ले रहे हैं आपके। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने वो डिलीट कर दिए लेकिन उनके कुछ वो बचे हुए हैं। तो आप क्या करो, डीफ्रैगमेंटर का इस्तेमाल करो। डीफ्रैगमेंटर क्या करता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये काम करता है कि आपके कंप्यूटर में जो यूज्ड स्पेस है और जो नॉन यूज्ड स्पेस है वो अलग अलग कर देगा। आपकी हार्ड ड्राइव को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देगा, थोड़ी सी स्पेस फ्री अप कर देगा। उससे आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझो जैसे आपका घर है, आपके घर में चारों तरफ सामान फैला हुआ है। अब 4 कमरे हैं आपके घर में, ठीक है? चारों में सामान फैला हुआ है। अब आपने क्या किया? डिस्क डीफ्रैगमेंटर का इस्तेमाल किया। ये चार कमरे आपका कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है उसमें 4 कमरे हैं। ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करेगा? सारा सामान 2 कमरों में ले जाके भर देगा और 2 कमरे एकदम खाली कर देगा। तो उससे क्या होगा? कल को घर में कोई मेहमान आता है, आपको पता है मुझे अब इस कमरे में ले जाना है क्योंकि ये दोनों तो भरे हुए हैं। वरना पहले क्या होता? पहले आप चारों कमरों में नहीं ले आ सकते थे मेहमान को, क्योंकि चारों ही वो फैला हुआ है सामान। तो यही डिस्क डीफ्रैगमेंटर करता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर आपके कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है ना कंप्यूटर में, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ऐसे HDD, SSD जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें यूज्ड और अनयूज्ड चीज़ों को जो है वो अलग अलग कर देता है। तो ये भी एक तरह की यूटिलिटी है। कंप्यूटर की क्वालिटी बढ़ा रहा है, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, कंप्यूटर को सपोर्ट दे रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, राइट?
तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 तरह के होते हैं, हम फिर से देख लेते हैं फटाफट। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद फर्मवेयर और उसके बाद यूटिलिटी। ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैं आपको 4 तरह के पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ये डायरेक्ट करते हैं कंप्यूटर को टू एग्जीक्यूट द कमांड गिवन बाय द यूजर एंड मे बी सेट टू इंक्लूड एनी प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस डेटा फॉर अ यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सबसे पहली बात तो यूजर उनसे काम लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में आपने विंडोज चला दी, तो विंडोज तो बैकग्राउंड में चल रही है, उसमें आपको क्या काम लेना है, वो तो अपने आप काम करेगी। लेकिन अगर आप MS वर्ड यूज कर रहे हो मान लो, या VLC प्लेयर, वो तो आपको यूज करना है। VLC प्लेयर वैसे काम करेगा जैसे आप चाहोगे, आप आवाज कम कर लो, आप आवाज ज्यादा कर लो आप, लेकिन विंडोज तो लोड हो गई तो उसमें आपका तो कोई रोल नहीं है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरी तरह से यूजर पे डिपेंड होता है। जो भी यूजर डेटा उसको देता है वो उसको प्रोसेस करता है। यूजर अपने हिसाब से कमांड एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी खास काम को करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रोसेसर होता है MS वर्ड, PPT बनाना है तो पावर पॉइंट खोल लो, है ना, या एप्पल का कंप्यूटर है तो कीनोट खोल लो। तो ये मेनली डिजाइन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आराम से चलेगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको कोई काम करना है तो फिर आपका रुक जाएगा। मान लो MS वर्ड नहीं है आपके पास, अब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड मैनुअली। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो मैनुअली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर के जो एकदम कोर फंक्शन होते हैं, सिस्टम कोर फंक्शन, उनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये एक खास काम करने के लिए होते हैं। जैसे MS वर्ड, गूगल क्रोम यानी कि वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है ना, फोटोशॉप है जो एडिटिंग वगैरह के काम आता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो अब देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसर वही है, आप MS वर्ड या एप्पल का कंप्यूटर है तो पेजेस या गूगल डॉक ऑनलाइन वगैरह अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसर ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, डेटा टाइप करने के लिए, राइट। तो ये वर्ड प्रोसेसर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया मैंने, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं डेटा को, मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, जिससे आप उसे जब चाहो रिट्रीव कर सको, डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे MS एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट SQL है, MariaDB, MySQL, ये सब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, DBMS के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत आसान है। जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर, आपको मान लो कोई इमेजेस बनाने हैं तो एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर लो, फोटो एडिट करनी है, आपको म्यूजिक बजाना है, आपको वीडियो देखना है, मूवी वगैरह देखनी है, आपको कोई GIF फाइल है, एनिमेशन वगैरह बनानी है, इमेज वो सब करना है, मार्केटिंग का कोई कैंपेन वगैरह बनाना है, तो हम उसके लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया मतलब असेंशियली इमेज, ऑडियो, वीडियो, इनको मल्टीमीडिया कहा जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र जैसे अगेन वेबसाइट खोलने के काम आते हैं, जो इंटरनेट ब्राउज करने के काम आते हैं, जैसे गूगल वालों का गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एप्पल कंप्यूटर है तो सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, ओपेरा हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, है ना, या कुछ मान लो आपको डीप उसमें जाना है डार्क वेब वगैरह में, टॉर ब्राउज़र हो गया, अनियन राउटर। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो 4 तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए, एक बार 10 सेकंड में फटाफट देख लेते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर, राइट, और इनके अलावा भी होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4 में हमको कैटेगराइज करना है, और बहुत तरह के होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, DBMS वाले, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गए, सारे म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, वो सब, और वेब ब्राउजर वगैरह, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो अब आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको होगा। फिर भी एक बार टेबल बना के अगर हम कर लें तो मेरे ख्याल से आसान रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स ऑल अदर सॉफ्टवेयर वर्क वेल ऑन द सिस्टम एंड मेंटेन द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर मान लो जैसे विंडोज है तो वो बाकी सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अच्छे से कंप्यूटर में मैनेज करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक खास काम कंप्यूटर पे करते हैं, उसके लिए होते हैं। सिस्टम जो होता है वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चलता, ठीक है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। हालांकि इसमें 1-2 एक्सेप्शन मैंने आपको जैसे यूटिलिटी बताया था, उनके बिना चल जाता है,
बट अगेन वो सिस्टम को ही वो करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बिना सिस्टम चल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आपके कोई खास काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप जो चलना स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स रनिंग व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, और जब आप कंप्यूटर बंद करते हो तो वो ऑफ हो जाता है, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आपके ऊपर है, आप उसे स्टार्ट करो, आप उसे जब चाहे बंद करो। आपने कंप्यूटर स्टार्ट करा, ऐसा नहीं है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर अपने आप लोड हो जाएगा। आप उसे ओपन करोगे तो वो ऑन होगा, और बंद करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। आप 10 बार बंद कर लो, 10 बार ऑन कर लो, 10 बार उसे ऑफ कर लो। तो यूजर के ऊपर होता है, यूजर रिक्वेस्ट के ऊपर वो स्टार्ट और स्टॉप होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रन इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक नहीं चलेगा तब तक फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। और बाकी फिर इनके एग्जाम्पल जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, अब जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेस लेगा ना। जैसे मान लो आपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाला, मान लेते हैं आपने एमएस वर्ड डाला, या आपने नॉर्टन एंटीवायरस डाल लिया, चलो कि भाई मेरे कंप्यूटर में वायरस ना आ जाए। तो नॉर्टन एक अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल से, सिमेंटेक कंपनी का प्रोडक्ट है ये नॉर्टन। मैं अपने टाइम में नॉर्टन यूज़ नहीं करता था अब कॉलेज में थे तो इतना ऐसा नहीं होता था, और कॉलेज जब मैंने पास किया तो मेरा कैरियर एक अच्छी दिशा में गया, तो मैंने एप्पल का कंप्यूटर ले लिया, और तब से मैं एप्पल का यूज़ कर रहा हूँ। और एप्पल का कंप्यूटर इस बात के लिए मशहूर होता है कि उसमें वायरस नहीं आते। लेकिन मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो एक एंटीवायरस फ्री होता था, अवास्ट। अब मुझे नहीं पता अब आता है या नहीं आता है, तो अवास्ट एंटीवायरस हम यूज़ करते थे। और एक और था कोई ऐसी मिलता जुलता नाम था, वो भी फ्री होता था, तो वो हम यूज़ करते थे। उससे काम चल जाता था, ऐसा नहीं कि वो सबको पकड़ लेता था, लेकिन काम चल जाता था। तो मुझे एकदम से हंसी आ गई जब मैंने वो एंटीवायरस लिखा नॉर्टन, क्योंकि नॉर्टन बहुत महंगा था, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस समय। खैर, तो सॉफ्टवेयर जो होता है, अब हम वो छोड़ो सिस्टम है कि एप्लीकेशन है वो छोड़ो, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर। आपने कोई मान लो चलो नॉर्टन एंटीवायरस डाला है ना, तो क्या करोगे, पहले आप नॉर्टन की वेबसाइट खोलो, norton.com। आपने वेब ब्राउजर में वेबसाइट खोल ली norton.com, वहां से एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया। जब आप उसे डाउनलोड करोगे तो वो किस फॉर्मेट में आता है, .exe। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, हमेशा देख लेना उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe, यानी exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो मान लो ये डाउनलोड हो गई norton.exe। फिर आप इस पर क्लिक करोगे, फिर बस वो नेक्स्ट 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 करना है, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है ना। तो उसके बाद इंस्टॉल हो गया, फिर वो आपसे पैसे मांगेगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह का नंबर मांगेगा, जो भी वो डाल दो, 2000 रुपये जो भी प्राइस है, और आपने खरीद लिया। तो ये जब इंस्टॉल करा आपने, ये EXE पे क्लिक करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करा, तो कहाँ पे इंस्टॉल होगा वो आपकी मेमोरी में जाएगा। मान लो उसको चाहिए 200 MB स्पेस, तो आपके कंप्यूटर में आपने मान लेते हैं कि 256 GB स्पेस है, तो वो उसमें जाएगा। अब ये 256 GB क्या है, ये 256 GB क्या है, मेरा सवाल है ये, क्या ये रैम है? ये रैम नहीं है, ये तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है ना। जो आपकी परमानेंट स्टोरेज है वो है ये, रैम नहीं है। रैम तो चलाने के काम आती है, जब आप उसको चलाओगे। नॉर्टन आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल कहाँ पे होगा, वो तो आपकी मेमोरी में होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क है आपके पास, उसमें होगा वो तो, है ना। तो ये क्या, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज है आपका। तो आप कोई भी कंप्यूटर में चीज डालो, मान लो आपने 2 GB की मूवी डाली, कोई 2 GB उसकी स्पेस है, कोई मूवी है, तो वो कहाँ जाएगी मूवी, वो मूवी आपके हार्ड डिस्क में जाएगी। कंप्यूटर में जो भी जितनी भी स्पेस है, मान लो 256 GB है, तो ये उसमें जाएगी, 2 GB वहां खर्च होगी। लेकिन अब आपने मूवी चला दी विंडोज मीडिया प्लेयर में या VLC प्लेयर में चला दी, ये कहां पे चल रही है, रैम यूज कर रही है वो आपकी। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो आप मेरा मेमोरी वाला चैप्टर डिटेल में देख लो, आपको रैम रोम ये सब इनमें कोई कभी जिंदगी भर डाउट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब, जब आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालते हो तो वो कहां पे स्टोर होता है जाके, वो आपकी हार्ड डिस्क में होगा, जो भी कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव जितनी भी स्पेस है। लेकिन जब उसको यूज करोगे, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, तो वो आपकी कौन सी मेमोरी लेगा, रैम। इज दैट क्लियर? और रैम आपकी ज्यादा है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप एक साथ चला सकते हो, कंप्यूटर हैंग नहीं होगा आपका। किसी के पास मान लो अगर सिर्फ 2 GB रैम है, तो भाई उसका तो अब 1 GB तो उसमें वो विंडोज और उनको चलने के लिए चाहिए, तो बची घूम फिर के 1 GB। अब उसमें उसने मान लो गेम खोल लिया, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह टाइप का कोई गेम लगा लिया हैवी, तो वहीं पे कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो आज के हिसाब से 8 GB रैम तो कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कर पाओगे। क्योंकि
कंप्यूटर पे आप बैठे हो तो ऑब्वियसली आपने वेब ब्राउजर भी खोल रखा होगा, उसमें 2-4 वेबसाइट खोल रखी होंगी। आपने आजकल लोग कंप्यूटर पे ही व्हाट्सएप चला लेते हैं, कंप्यूटर पे टेलीग्राम चल खोल के मतलब 8-9 विंडोज़ तो ऐसे ही खुल जाते हैं मजे मजे में। तो 8 GB रैम तो होना चाहिए। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर जो आपका स्टोर होगा वो आपकी हार्ड डिस्क में होगा, लेकिन जब वो चलेगा तो रैम का इस्तेमाल करेगा। मॉड्यूल क्या होता है? देखो, मॉड्यूल सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी। आपने इसरो का अभी रॉकेट लॉन्च हुआ था तो वहां भी ये वर्ड सुना होगा, मॉड्यूल। सुना है ना? मॉड्यूल मतलब होता है टुकड़ा। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा रॉकेट है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, हर पार्ट को एक मॉड्यूल बोलेंगे, और वो सारे पार्ट को जब हम असेंबल कर देंगे तो रॉकेट बन जाएगा बहुत बड़ा। ऐसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है और हर छोटे पीस को मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं? डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर को बनाता है, प्रोग्रामर बोल सकते हो, डेवलपर। एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है और एक बैक एंड डेवलपर होता है। क्या फ़र्क होता है? जैसे मान लो स्टडी IQ की ऐप बनाई किसी ने। स्टडी IQ की जो ऐप है, आप उसको खोलो, आपको जो दिखाई दे रहा है वो फ्रंट एंड है। जैसे आपने खोला, आपको दिखाई देता है कि भाई अपना फ़ोन नंबर डालो, OTP आएगा। तो ये जो जो दिखाई दे रहा है, ग्राफिक्स, इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं, कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब क्या है? वो फ्रंट एंड है। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है। और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो है बैक एंड। वो बैक एंड होता है। जो जैसे मान लो कोई वेबसाइट बनाई, अब उसने वेबसाइट पे कोई वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस होते हैं, राइट, वेबसाइट पे मान लो उसने जावा का इस्तेमाल किया, कहीं पे मान लेते हैं वेबसाइट पे उसने कहीं पे जावा का इस्तेमाल किया। अब वो जावा का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट आप सामने देख रहे हो, एक इंटरेक्टिव प्रोडक्ट, वो तो फ्रंट एंड हो गया। लेकिन पीछे जो उसने कमांड डाले हैं बहुत बोरिंग से, वो सारे, वो फिर बैक एंड हो गया। वो थोड़ी नजर आएगा आपको कि उसके पीछे वो सिंटैक्स डॉट, ये वो पूरे जो लंबे लंबे कमांड आपने देखे होंगे। तो दो, वो बैक एंड डेवलपर हो गया। तो ऐप बनती है या कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो फ्रंट एंड डेवलपर होता है और बैक एंड डेवलपर होता है। बैक एंड डेवलपर मतलब वो इंजीनियर जो बैक एंड का काम कर रहा है, और फ्रंट एंड मतलब जो आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हो, जो वो चीज़ देख रहा है। तो मॉड्यूल जो होता है वो एक सबसे छोटा पीस होता है सॉफ्टवेयर का, और सारे मॉड्यूल जब मिल जाएंगे तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे तो एक रॉकेट बन जाएगा, सारे मॉड्यूल मिल गए तो एक गाड़ी बन जाएगी। तो गाड़ी के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, राइट। तो मॉड्यूल का मतलब ही अंग्रेजी में ये होता है छोटा पीस। तो सॉफ्टवेयर का जो छोटा पीस होता है हम उसे मॉड्यूल बोलते हैं। और मॉड्यूल टेस्टिंग क्या होती है? अब आपने ये सुना है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, खैर मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। तो मॉड्यूल टेस्टिंग मतलब, अगेन, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड। पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके एक पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी IQ ऐप के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज भी आती है। ठीक है? अब मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं तो मैं अपने इंजीनियर्स को फोन करूंगा कि भाई जरा देख लो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो पूरी ऐप चेक करने की जरूरत नहीं है उन्हें, वो टेस्ट सीरीज वाला जो मॉड्यूल है ना उसे चेक करेंगे कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो मॉड्यूल टेस्टिंग उसे कहा जाता है। जब आप मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब आप करते हो, तो मॉड्यूल टेस्टिंग जो होता है जिसमें जो इंडिविजुअल यूनिट्स या कंपोनेंट जो होते हैं सॉफ्टवेयर के, जब उनको टेस्ट किया जाता है। तो पर्पस क्या होता है मॉड्यूल टेस्टिंग का? द पर्पस ऑफ मॉड्यूल टेस्टिंग इज टू आइसोलेट अ सेक्शन ऑफ कोड एंड वेरीफाई इट्स करेक्टनेस। मॉड्यूल टेस्टिंग इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट टीम ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप जो भी आपने कोडिंग करी, ठीक है, कोडिंग से ही वेबसाइट बनते हैं, कोडिंग से ही ये बनते हैं ऐप वगैरह, सॉफ्टवेयर सब बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं। तो वो चेक करते हैं कि जो कोड आपने लिखा है क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट है, राइट। तो ये सब मॉड्यूल टेस्टिंग में होता है। अब जो आपके ऐप होते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक UI और एक UX। ये क्या होता है? ये बहुत सुनेंगे आप, UI UX। कई बार लिखा होता है UI इंजीनियर चाहिए, UX इंजीनियर चाहिए। UI मतलब होता है यूजर इंटरफेस, यानी डिजाइन। UI डिजाइन मतलब यूजर इंटरफेस, और UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। तो दो तरह के डिजाइन है सॉफ्टवेयर डिजाइन। UI देखते हैं पहले, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब आपने मान लो स्टडी IQ की ऐप खोली, तो आपको कैसी लगी? आपको मजा आ रहा है यूज करने में? आपको जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, जो नेविगेशन पाथ है, नेविगेशन पाथ मतलब जैसे आप स्टडी IQ की अगर ऐप खोलोगे तो उसमें मान लो सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। आपने फ़ोन नंबर डाला, फिर आपको OTP मिला। OTP डालने के बाद फिर आप हमारी जो स्टडी IQ की ऐप है, फिर आप उसमें अंदर गए, ठीक है। और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे ऑप्शंस आए। मतलब ये सब चीज़ें जो आपको, जो डिज़ाइन वगैरह क्या पसंद आ रहा है आपको,
राइट। लुक्स कैसे हैं उसके, तो उसके जो लुक्स हैं उन पे फोकस रहता है यूआई का। यानी कोई चीज जो है वो दिखाई कैसी दे रही है ना। जैसे मान लो कोई पर्सन है, आप कंपनी के ओनर हो, आपको कोई पर्सन हायर करना है, आपको अकाउंटेंट हायर करना है, आपने बुला लिया कैंडिडेट और आपने एक सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिलेक्ट किस आधार पे करा कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, वो कपड़े वपड़े बहुत अच्छे, पॉलिश्ड एकदम, शूज़ वगैरह सब। अब आपने हायर कर लिया कि ये तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता है, ये वो, इंग्लिश फर्राट बोलता है। अगले दिन वो काम करने आया, अब उसे अकाउंट्स का कुछ पता ही नहीं ज़्यादा। तो वो जो पता नहीं वो क्या है, वो यूज़र एक्सपीरियंस है। राइट। कि आपने जब सॉफ्टवेयर जो है जब वो यूज़ किया तो उससे आप कितने सेटिस्फाई हुए। आपका जो सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, राइट, तो वो जो सॉफ्टवेयर है आपने जब उसको यूज़ किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक तो है उसके लुक्स कैसे लगे आपको, यानी एस्थेटिक्स कैसे लगे, लुक्स कैसे लगे, स्टाइल कैसा लगा, राइट, क्या वो स्मूथ था, ये सब। तो एक है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसकी यूजेबिलिटी कैसी थी, आपका यूजर सेटिस्फेक्शन कैसा था, तो उसको यूएक्स बोलते हैं। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन यानी यूएक्स, और यूजर इंटरफेस डिजाइन यानी यूआई। तो क्या डिफरेंस होता है यूएक्स में और यूआई में। तो यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, यानी कोई प्रोडक्ट फंक्शन कैसा करता है, काम कैसा करता है। और यूआई मतलब कोई प्रोडक्ट दिखता कैसा है, यानी उसकी अपीयरेंस कैसी है। यूएक्स का फोकस इस पे रहता है हाउ यूजर्स माइट एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट इन देयर डेली लाइव्स, जो वही जो चीज मैंने बताई, और एस्थेटिक डिजाइन, लुक्स वगैरह, वो यूआई। यूएक्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। यूआई अच्छा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यूआई अगर अच्छा नहीं हुआ तो एक पर्सन ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है वही उसे पता नहीं चलेगा। अगर नेविगेशन अच्छा नहीं हुआ, राइट, जैसे मान लीजिए आपको हमारी ऐप में आप हो गए, आपको यही समझ में नहीं आ रहा टेस्ट सीरीज खरीदनी है, तो जैसे कई बार होता है बच्चे कहते हैं कि सर वैलिडिटी कैसे बढ़वानी है, हमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। क्यों? इसका मतलब यूआई खराब है, उन्हें दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा वैलिडिटी बढ़वाने का, तो मतलब अपीयरेंस में कोई दिक्कत है। उनको वो ऑप्शन दिखना चाहिए था ना, तो यूआई में दिक्कत है। हाँ, अगर वो उस पर क्लिक करते, वैलिडिटी इंक्रीज और नहीं हो रही और कुछ एरर, तो फिर यूएक्स में दिक्कत है। तो फ्रिक्शन पॉइंट को रिमूव करता है अगर इंटरफेस आपका अच्छा है, यूआई आपका अच्छा है, और नेविगेशन में आसानी होती है, कहां पे क्लिक करना है, कहां पे जाना है ऐप पे, इसलिए यूआई अच्छा होना चाहिए। यूएक्स जो होता है ये आप कैसे अच्छा करोगे, डीप यूजर रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यूआई कैसे अच्छा करोगे, आप डिजाइन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करो, तो आप यूआई अच्छा बना लोगे। लेकिन यूजर का एक्सपीरियंस तो फिर आप यूजर से बात करके ही हो पाएगा, इसलिए अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग की जाती है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये है मेनली, बस इतना आपके लेवल तक काफी है। अब सॉफ्टवेयर की मैंने एक क्लासिफिकेशन आपको बताई थी, जिसमें एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बताया था मैंने आपको। एक क्लासिफिकेशन और होती है बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड शेयरेबिलिटी। इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहला है फ्रीवेयर। देखो फ्रीवेयर मतलब सिंपल, फ्री है सॉफ्टवेयर, जितना मर्जी यूज करो उसे, ठीक है, डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रीवेयर जो है ना, बस आप उसे यूज कर सकते हो, वो उसका आपको सोर्स कोड नहीं पता चलेगा। सोर्स कोड अगर पता चलेगा तभी आप उससे उसको एडिट कर सकते हो। आप फ्रीवेयर जो है उससे फिर अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, वो सब आप नहीं कर सकते। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसका इस्तेमाल करो जो आपको प्रोडक्ट दे दिया। जैसे मान लो आपको वीएलसी प्लेयर दे दिया, वीएलसी प्लेयर तो फ्री है ना सबके लिए। अब वीएलसी प्लेयर में जितने मर्जी गाने सुनो, जब जितना मर्जी यूज करो, आप 15-20 दिन लगातार यूज करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीएलसी प्लेयर को आप अपने हिसाब से चला लोगे, कि वीएलसी प्लेयर ने कोई आपको पीछे से कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसको एडिट कर दिया, नहीं, क्योंकि उसने आपको अपना सोर्स कोड नहीं बताया। जब तक सोर्स कोड आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको मशीन कोड में फिर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, फिर वो चलेगा नहीं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप जो पहले से उन्होंने डाल के दिए बस उन्हीं को यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको नहीं बना सकते। क्लियर? तो उसको फ्रीवेयर बोलते हैं। फ्री है, जितना मर्जी यूज करो, कोई पैसे नहीं देने, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एग्जांपल जैसे एडोब एक्रोबैट रीडर, पीडीएफ वगैरह अगर आपको खोलना है तो वो फ्री है, आपका एडोब का जो पीडीएफ रीडर आता है, या ओबीएस। आज इंटरनेट पे 99% टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना ऑनलाइन, वो ओबीएस यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ये इस समय भी जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ओबीएस पे बना रहा हूँ। ओबीएस सबके लिए फ्री है, फ्रीवेयर एकदम। तो दूसरा होता है शेयरवेयर, ठीक है। शेयरवेयर मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको ये, अब शेयरवेयर भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है आपको ट्रायल बेसिस पे दे दें,
अब जैसे इनफैक्ट ऐसे ही होता था, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस ना आपको 30 दिन के लिए फ्री मिलता था कि भाई 30 दिन आप फ्री ले लो, लेकिन 31वें दिन वो कहते थे नहीं अब नहीं यूज़ होगा, पे करो। तो वो फ्रीमियम मॉडल उसे कहा जाता है। फ्रीमियम, फ्रीमियम मतलब कुछ समय के लिए फ्री और बाद में पेड, या उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज जो हैं वो अनलॉक नहीं करी, वो पे करोगे तभी होंगी, या इतना परेशान करो जैसे यूट्यूब प्रीमियम। अब यूट्यूब पे इतने ऐड दिखाएंगे वो वीडियो में, वो स्किपेबल नॉन स्किपेबल, आप परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, पे करना, यूट्यूब प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब शेयरवेयर के एग्जाम्पल है। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब भी तो एक ऐप है, ऐप मतलब सॉफ्टवेयर। तो वो शेयरवेयर, शेयरवेयर मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप यूजर को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। जब वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई उसके बाद उसे पे करना पड़ेगा। जैसे एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप बहुत महंगा आता है, आई थिंक 25,000 के आसपास का आता है फोटोशॉप। अब मेरे पास एप्पल का कंप्यूटर है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? फाइनल कट प्रो, जो इसका मेन कंपिटिटर है। और फाइनल कट प्रो आप मानेंगे नहीं, मेरी आदत हमेशा ये रही है कि मैं पे करके जो है, मतलब जब से कमाना स्टार्ट किया है कि मैं हर चीज़ पे करके यूज़ करता हूँ। तो फाइनल कट प्रो मैंने परचेज किया था 28 या 29,000 का। मैं अपनी एडिटिंग खुद ही करता हूँ वीडियोज़ की। तो फाइनल कट प्रो इतना महंगा मैंने परचेज किया था। क्या है ये? शेयरवेयर है। समझ में आया? विनजिप, विनजिप कुछ समय के लिए तो फ्री होता है, 30 दिन या कुछ, उसके बाद फिर पे करना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए शेयरवेयर के, ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। अब शेयरवेयर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे डेमोवेयर। डेमोवेयर मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, लेकिन आपको लिमिटेड फीचर मिलेंगे, आप सब कुछ यूज नहीं कर पाओगे, है ना। आपको अगर पूरा चाहिए तो पे करो। तो जैसे मान लो आपने नॉर्टन एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया, मैं एक एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। नॉर्टन एंटीवायरस ने आपको कहा कि भाई ठीक है आप मुझे यूज कर लो, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर स्कैन करना है तो वो अलाउ नहीं करेंगे हम। हाँ, नए वायरस में पकड़ लूंगा, लेकिन ऑलरेडी जो कंप्यूटर में वायरस है वो तो कंप्यूटर स्कैन करना पड़ेगा, तभी मैं पकड़ूंगा, वो नहीं करूंगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। ये एग्जांपल हो गया डेमो का। आप डेमो दे रहे हो, सब कुछ नहीं दे रहे, ठीक है ना। आप पूरे फीचर्स नहीं दे रहे, पूरा सॉफ्टवेयर के फीचर नहीं दे रहे, वो डेमोवेयर। एडवेयर, एडवेयर मतलब एड, इसमें इसमें आप यूज कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एक वो आता है ऐप, आई थिंक Z5 बोलते हैं उसे, उस पर मूवीज और ये सब होता है। Z5 मुझे याद है, मैंने इस पर एक सीरीज देखी थी, कौन सी देखी थी, शायद आश्रम देखी थी, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बॉबी देओल वाली। तो मैंने शायद Z5 पे देखी थी। अब उसमें क्या था, वो बोले भाई फ्री है, देखो आपको पे नहीं करना, OTT आपको पे नहीं करना, ठीक है। नहीं, MX प्लेयर था वो, हाँ मुझे ध्यान है, MX प्लेयर पे देखी थी, Z5 पे नहीं। अब MX प्लेयर जब मैंने खोला, किसी ने बताया आश्रम करके सीरीज आई है, तो मैंने उसके कुछ एपिसोड देखे थे। अब वो MX प्लेयर आप अपने मोबाइल पे चलाओगे ना तो वो फ्री है। अब आप कहोगे फ्री है तो इनका खर्चा कैसे चल रहा है? क्योंकि अगर आप मान लो हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स वगैरह इन पे तो आप पे करते हो, तो ये फ्री कैसे दे रहे हैं अपना कंटेंट? क्योंकि ये ऐड दिखाते हैं आपको। अब ये MX प्लेयर पे ये एक दिक्कत है कि ये एडवेयर है। एडवेयर मतलब आपको ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं लेकिन एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड, तभी तो इनका खर्चा चलेगा, तो वो इनका रेवेन्यू हो गया। तो ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं? एड से। क्लियर? बाकी कई एडवेयर ऐसे भी होते हैं, वो ये कहते हैं आप पे करोगे तो ऐड गायब कर देंगे, जैसे यूट्यूब प्रीमियम, वो क्या है? वो एडवेयर ही तो है। तो वो आपको ये कहेंगे कि आपको हम इंसेंटिव ये दे रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर हमारा बाय करो, कि आपको अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट फिर नहीं मिलेंगे। एक होता है नागवेयर। नागवेयर मतलब नागवेयर आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, बहुत ही अनोइंग, बहुत ही इरिटेटिंग, राइट। तो वो कहेंगे अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए हमारे ऐप की तो पे करो, राइट। तो आपको जो वो मैसेजेस भेजेंगे ना, नोटिफिकेशन बार बार भेजते रहेंगे, डिसरप्टिव मैसेजेस भेजते रहेंगे, उनसे अगर आपको गेट रिड करना है तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है शेयरवेयर का हो गया। मतलब अलग अलग मॉडल है इसमें, अलग अलग मॉडल है, राइट। जैसे शेयर नागवेयर में मेरे को याद है, नागवेयर का मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ, एक ऐप थी मेरे को, उस पर था ये कि अगर आप जो है ट्रू कॉलर नहीं, ट्रू कॉलर नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं याद आएगा बताऊंगा। उस पर यह था कि वो इतने नोटिफिकेशन और इतना वो भेजते थे, हाँ, लेकिन अगर आप पे कर दो तो फिर वो नोटिफिकेशन गायब हो जाते थे। डोनेशन वेयर, डोनेशन वेयर क्या? जैसे मान लो विकीपीडिया। अब विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया की ऐप भी आती है, विकीपीडिया सॉफ्टवेयर है यानी। और वरना आप चाहो तो विकीपीडिया वेब ब्राउजर के थ्रू भी wikipedia.com टाइप करके भी खोल सकते हो, आपके ऊपर है, आप ऐप यूज करना चाहो तो ऐप कर लो।
विकिपीडिया क्या है, वो आपको कहेंगे ठीक है हम आपको फ्री में दे रहे हैं, पूरा हमारा विकिपीडिया जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो फ्री है, लेकिन बीच बीच में आपको डोनेशन करने के लिए वो प्रॉम्प्ट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे डोनेट करो डोनेट करो। विकिपीडिया आप कभी भी पेज खोलोगे ना उनका, ऊपर लिखा आता है प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, $10 $5 जितना आपसे बनता है हमें दे दीजिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोनेशन वेयर। ये भी शेयर वेयर एक तरह का। अल्टीमेटली उनका एम क्या है, मनी। एक फ्रीमियम, फ्रीमियम मैंने आपको बता दिया, फ्रीमियम मतलब लिमिटेड फंक्शनलिटी दो, सब कुछ मत दो, है ना। मान लो मैं आपको कहता हूं कि भाई देखो मेरा जो है ना मेरा कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स है, कल मैं फ्री दे रहा हूं आपको, आप बहुत खुश हो गए। अब आपने क्या देखा वहां पे कि लेक्चर अगर 2 घंटे का है या 1 घंटे का है तो शुरू के 10 मिनट फ्री हैं बस, उसके बाद अगर देखनी है तो फिर वो पे करना पड़ेगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीमियम, कि भाई पूरा सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा, 10 मिनट हर लेक्चर फ्री है शुरू का, तो आपका 10 मिनट देखोगे फिर आपका मन करेगा भाई पूरा देखो, अब मैं आप पे, फिर आप पे करोगे। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं शेयरवेयर के। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स। अब आप कहोगे ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में क्या फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होती है। देखो फ्रीवेयर जो होता है वो फ्री होता है, ओपन सोर्स जो होता है वो भी फ्री होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। वो क्या? ओपन सोर्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड आपको पता है। इसका सोर्स कोड क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, सोर्स कोड, मशीन कोड सब बताऊंगा। ओपन सोर्स जो होता है, ठीक है, तो पीपल जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीवेयर में और ओपन सोर्स में, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपकी बात मानी। लेकिन ओपन सोर्स का सोर्स कोड आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से उस पूरे के पूरे ऐप को या सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या अपने खुद के एडिशनल फीचर भी डाल सकते हो अगर आप में वो टैलेंट है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आपको कोई नॉलेज है, उसकी टेक्निकल नॉलेज है, तो आप कर सकते हो। जैसे मोजिला फायरफॉक्स, माई एसक्यूएल, थंडरबर्ड। थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट किसका है? मोजिला का ही है ये भी। ईमेल क्लाइंट समझते हो ना आप, तो थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट, तो ये भी मोजिला वालों का ही है। तो ये कुछ एग्जांपल है ओपन सोर्स के। क्लोज सोर्स क्या होता है? क्लोज सोर्स, क्लोज सोर्स इसका उल्टा है, रेफर टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच सोर्स कोड इज क्लोज्ड, मींस पब्लिक इज नॉट गिवन एक्सेस टू द सोर्स कोड। इसमें आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा, तो ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं, ठीक है। क्लोज्ड सोर्स वाले में सोर्स कोड को प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। तो जिसने उसको बनाया है बस वही उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, जिस भी पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बनाया है बस वही उसे चेंज कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस आपको खरीदना पड़ता है, मैंने भी खरीदा है 6,000 रुपये का पर ईयर, 6,000 रुपये करता हूँ मैं एप्पल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे पास है, और ये एक एग्जाम्पल है क्लोज सोर्स का। अंडरस्टूड? अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको सोर्स कोड क्या होता है और मशीन कोड क्या होता है। मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। सोर्स कोड इज द टेक्स्ट दैट अ प्रोग्रामर राइट्स बट इट इज नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। देखो, आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं अगर, तो हम एक अलग तरह से बात करेंगे, लेकिन कंप्यूटर तो वो नहीं समझेगा ना। तो सोर्स कोड ये होता है जब कोई प्रोग्रामर मतलब जो उस सॉफ्टवेयर को बना रहा है, या डेवलपर बोल सकते हो आप। तो जब भी कोई डेवलपर या प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर को बना रहा है तो वो एक टेक्स्ट लिखता है, उसको सोर्स कोड कहा जाता है, लेकिन इसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ, अब कोई इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, डेवलपर है, उसने सोर्स कोड लिख दिया, लेकिन उसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा सोर्स कोड को मशीन कोड में, जिसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। तो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसे कंप्यूटर फिर एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया? तो सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड वो है जो प्रोग्रामर लिखता है, ये टेक्स्ट होता है जिसे प्रोग्रामर लिखता है, लेकिन वो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, किसमें? मशीन कोड में। और ये काम कौन करता है? ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर करता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो जैसे जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं और चीजों पे आता हूं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा वो बता दूं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो भी आपके लिए जरूरी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, दे डिफाइन एंड कंपाइल अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
फॉर द CPU फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं उसे हमारा CPU जो है, मतलब CPU को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हमारे कंप्यूटर में जो काम करता है, जो दिमाग है हमारे कंप्यूटर का, वो क्या है? CPU है। तो CPU ही हमारे कंप्यूटर को चलाता है, वही हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो CPU को जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की कंपाइलेशन को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वही कोई स्पेसिफिक टास्क उनसे परफॉर्म करवाती हैं CPU से। अब ये दो तरह की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। मैं रिपीट करता हूं, लो लेवल और हाई लेवल। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहां पे देखिए, एक होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बहुत इजी है। मशीन लैंग्वेज क्या, कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ बाइनरी समझता है, यानी 0 1 0 1 0 1 ये समझता है। तो ये 0 1 0 1 ये क्या है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, ये कंप्यूटर समझता है, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। एक है असेंबली लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है जो, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली आप इंग्लिश में उसे लिख रहे हैं और जनरल यूजर उसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिख रहे हैं, लेकिन उसे प्रोग्रामर जो होते हैं वो नहीं समझेंगे, जनरल यूजर समझ जाएगा, अदर देन प्रोग्रामर। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी, 0 1 0 1 0 1। तो मशीन लैंग्वेज को क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है और उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये ह्यूमंस के लिए होती है, ह्यूमंस उसे रीड कर पाए और समझ पाए, उसके लिए होती है असेंबली लैंग्वेज। ये भी लो लेवल की लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये जनरल यूजर्स अंडरस्टैंड करें, प्रोग्रामर या डेवलपर करे ना करे उससे हमारा मतलब नहीं है, आम जो यूजर है वो समझ जाए। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? जैसे जावा, C++, पाइथन, ये सब, ये प्रोग्रामर 2 मिनट में समझ लेते हैं इन्हें, ठीक है। इनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, बड़े क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, तो प्रोग्रामर इन्हें समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो 3 तरह की लैंग्वेज हैं, जिनमें 2 हैं लो लेवल, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल हैं, और हाई लेवल में आती हैं C++, जावा वगैरह, ये सब। यहां तक क्लियर है? जो प्रोग्रामर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। यहां तक क्लियर है? मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती हैं? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ह्यूमन बींग मतलब प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन सी लैंग्वेज समझता है? HLL, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जावा, C++, पाइथन वगैरह, ये एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इनको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब जो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर जो हाई लेवल लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जिससे मशीन समझे उसे। तो ये सब काम कौन करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो अब मैं आता हूं कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ऊपर, कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं। कंपाइलर जो होता है, जो सोर्स कोड लिखा इंजीनियर्स ने, किस में लिखा? हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे जावा, C++ वगैरह, राइट। उसे ये किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, पूरा एक ही साथ, यानी इन वन गो। मैं रिपीट करता हूं, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड लिखने वाले लोग कौन है? प्रोग्रामर। लेकिन सोर्स कोड जो होता है वो मैंने आपको बताया था, मशीन उसे नहीं समझ सकती। यहां देखिए, ये देखिए, सोर्स कोड नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में। तो यहां पे मैं वही कह रहा हूं आपसे, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो सोर्स कोड लिखा गया, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मशीन कोड में। मशीन कोड जो कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है। इज दैट क्लियर? ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इज दैट क्लियर? लेकिन पूरा एक ही साथ। एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स प्रोग्राम जो है या सोर्स कोड जो है, उन्हें कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में। लेकिन ये इन वन गो नहीं करता, पूरा एक साथ नहीं करता, बल्कि ये लाइन बाय लाइन करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीन कोड लो लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना,
लेकिन ये एक साथ नहीं करता, इन वन गो नहीं करता, इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन करता है। एक होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज वो थी जो ह्यूमन बींग समझ लेते थे, लेकिन इसे हमें ये उतनी फाइन नहीं होती, जैसे प्रोग्रामर के लिए नहीं होती, आम लोगों के लिए होती है। ये क्या करता है असेंबलर? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली तो हमें मशीन कोड ही चाहिए ना, इसमें भी हमें मशीन कोड चाहिए यानी बाइनरी कोड, इसमें भी हमने मशीन लैंग्वेज चाहिए, मशीन कोड चाहिए, और इसमें भी हमें मशीन कोड चाहिए। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, दोनों, कंपाइलर एक साथ, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। और असेंबलर जो होता है वो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये कोई एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन किसको किस में कन्वर्ट करता है। और जैसा मैंने आपको बताया, ऐसी लैंग्वेज जावा है सिर्फ जो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल भी करती है और कंपाइलर दोनों का इस्तेमाल करती है, जावा लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग की। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्या होती है? मैंने स्टडी IQ ऐप बनाई, मैंने मतलब मेरे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मुझे तो क्या आता है, कुछ नहीं आता। तो स्टडी IQ की मैंने कहा ऐप लॉन्च करते हैं। मुझे आज भी याद है 4 अप्रैल 2020 को करी थी। कोविड चल रहा था, पीक लॉकडाउन चल रहा था, जैसे तैसे करके हमने ऐप लॉन्च करी थी। तो 4 अप्रैल 2020 को स्टडी IQ का ऐप लॉन्च हुआ था, वो ऐतिहासिक दिन हमारे लिए। तो स्टडी IQ का ऐप किसने बनाया? स्टडी IQ का ऐप बनाया हमारे इंजीनियर्स ने, सारे इन हाउस इंजीनियर थे हमारे, कहीं हमने बाहर से नहीं बनवाया। अब पहले तो इंजीनियर आपस में टेस्टिंग करेंगे ना कि भाई कैसी चल रही है, तो चलो उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द टेस्टर विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब इंजीनियर सेटिस्फाई हो गए सारे कि भाई हाँ देखो सर हमारी तरफ से तो एकदम ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, अभी मैं लॉन्च की अनाउंसमेंट नहीं करता, पहले अपने 50 खास जो शिष्य हैं उन्हें इसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है ना, वो डाउनलोड कर लेंगे और वो चेक कर लेंगे, उसे बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। यानी मेरी, अच्छा ये बताओ मेरी ऐप बनाई किसने? इंजीनियर ने। तो इंजीनियर टेस्टिंग करेंगे तो अल्फा टेस्टिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग होती है, तो उसे अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं बाहर लॉन्च करने से पहले। और बाहर आप बड़े लेवल पे लॉन्च नहीं कर रहे, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं कर रहे। आपने क्या करा, आपने ऐप तो किसके लिए बनाई है? रियल यूजर्स के लिए बनाई है ना, लेकिन आपने क्या किया, रियल यूजर्स से उसे चेक कराया कि उसमें कोई बग्स तो नहीं है। बग्स मतलब एरर, अगर कोई सॉफ्टवेयर में एरर आते हैं तो हम उन्हें बग बोलते हैं। तो हमने 50 अपने खास स्टूडेंट जो होते हैं, पट शिष्य जो हैं, उन्हें डाउनलोड करवा दी, सिर्फ उन्हें लिंक गया और उन्होंने जब ओके कर दिया फिर हमने उसे एक वाइड ऑडियंस को रिलीज कर दिया। तो उसे बीटा टेस्टिंग कहा जाता है। बीटा टेस्टिंग में आप उसे, जिनके लिए ऐप बनाइए, जो रियल यूज़र हैं, उन्हीं को आप प्रोडक्ट टेस्ट करवा रहे हो, अपना ऐप जो आपने बनाया, सॉफ्टवेयर जो बनाया उसे टेस्ट करवा रहे हो। तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्लियर है। अब एक चीज़ होती है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, EULA। ये क्या होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं चलो आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, यानी कि कोई शेयरवेयर है वो आपने खरीद लिया। मान लेते हैं कोई आपने शेयरवेयर का एग्जांपल, जैसे आपने मान लीजिए जूम खरीद लिया। जूम वैसे तो फ्री है, लेकिन जूम का क्या है ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्री लोगे ना तो आप सिर्फ 45 मिनट या शायद 50 मिनट तक यूज़ कर सकते हो। अब मैं हूँ, मुझे 2-2 घंटे के लेक्चर लेने हैं, मान लो जूम के ऊपर लेने हैं, मुझे बच्चों को सामने बैठ के लाइव पढ़ाना है जिससे बच्चे मुझसे डाउट पूछ सकें, तो मुझे जूम का प्रीमियम लेना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा आता है और मैंने ले रखा है। अब एक बात बताओ, मैंने ले लिया जूम का, क्या सारे अधिकार मेरे हो गए, या जूम मुझे एक टर्म्स एंड कंडीशन देगा कि आप देखो, मैंने अगर ये खरीद लिया ना सॉफ्टवेयर, तो मैं इसका मालिक नहीं बन गया, मैंने सिर्फ एक सर्विस खरीदी है उनसे और उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही मैं यूज़ करूंगा। मान लो मैं वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आगे 4 लोगों को बेच दूं, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं उसको कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये अधिकार जूम ने मुझे नहीं दिया। तो एक एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, जब मैं उसे खरीदूंगा ये लीगली बाइंडिंग होगा, इसमें डिफाइंड होंगे कि मेरे राइट्स क्या हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो अगर किसी कस्टमर ने या किसी कंपनी ने, बिजनेस ने कोई सॉफ्टवेयर परचेज करा है ना, तो उनकी ओनरशिप नहीं मिल गई उसे, राइट। उन्हें सिर्फ वो सॉफ्टवेयर राइट मिला है उसको यूज़ करने का, उन्हें यूज़ करने का अधिकार मिला है, लेकिन वो उसके ओनर नहीं बन गए। तो टर्म्स एंड कंडीशन मानने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ओनरशिप जो होती है किसी भी सॉफ्टवेयर ऐप की, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टर्म्स आते हैं, कंडीशन आते हैं, लाइबिलिटी आती है, रिस्ट्रिक्शन आती हैं, ऑब्लिगेशन आते हैं। मान लो जूम कह दे मुझे
वो पहले ही बताएगा मुझे कि देखो आप जूम की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे नहीं डालोगे, चाहे आप पेड यूज़र हो तो मुझे मानना पड़ेगा, और कल अगर मैंने डाल दी यूट्यूब पे तो जूम मुझ पे केस कर सकता है, चाहे मैंने वो पे करके जूम खरीदा हुआ, क्योंकि जूम की टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैं एक एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें मैं शेयरवेयर या पेड सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ, तो वो मुझे टर्म्स एंड कंडीशन, मेरी लाइबिलिटी क्या हुई, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, वो सब मुझे बताएगा। तो इसे EULA या एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। अब कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देती हैं, जिसे बोलते हैं SaaS कंपनीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव आपको यूज़ करनी है तो कुछ जीबी तो आपको फ्री मिल जाता है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है, तो ये SaaS है, हर महीने आप पे करोगे कुछ अमाउंट, है ना। ऐसे ही मान लो टेलीग्राम, अब टेलीग्राम वैसे तो फ्री है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम फीचर चाहिए तो फिर आप जो है पे करो। तो ये क्या है, ये टेलीग्राम सॉफ्टवेयर है ना, ऐप है या सॉफ्टवेयर है। तो ये टेलीग्राम कंपनी आपको क्या दे रही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हर साल आपको इतना पे करना पड़ेगा। कुछ ऐप होते हैं जो हर महीने, जैसे नेटफ्लिक्स का ऐप भी आता है, या आप netflix.com वेब ब्राउज़र पे भी वेबसाइट टाइप करके खोल सकते हो। तो नेटफ्लिक्स क्या है, SaaS है, हर महीने आपको 750 जो भी अमाउंट है, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, 649 है शायद, ये जो भी है, तो वो आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, फिर आप उसका इस्तेमाल करो, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हर महीने या हर साल पे करो। नेटफ्लिक्स आपसे हर महीने ले लेता है, हॉटस्टार आपसे पूरे साल का एक साथ ले लेता है, वो उनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, अगेन एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो SaaS कंपनीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, SaaS आप कंपनीज आपको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर कंपनीज भी बोलते हैं इन्हें, या वेब होस्टेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि होस्टिंग तो वेब पे हो रही है। नेटफ्लिक्स है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड के ऊपर है। नेटफ्लिक्स के पास इतनी मूवीज़ हैं, इतने सारे वेब सीरीज़ हैं, वो सारा डेटा कहाँ पे पड़ा है, वो क्लाउड के ऊपर। क्लाउड मतलब क्या है, उनका जो होस्टिंग है, कहीं तो उन्होंने स्टोर करके दिया हुआ है, तभी तो जब आप उसे रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपको डेटा मिल रहा है। आप मूवी स्ट्रीम कर रहे हो ना इंटरनेट की मदद से, तो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मुझे मूवी दिखाओ, तो डेटा आपको पैकेट्स के थ्रू वापस मिलेगा वहाँ से, कहीं तो होस्ट हो रहा है ना वो कहीं पे, तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो SaaS यूज़र जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं कि आप उनकी जो क्लाउड बेस्ड ऐप होती हैं ओवर द इंटरनेट, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनको पे करो। तो इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मेल चिम्प में क्या होता है, मेल चिम्प में आप 1 लाख ईमेल भी भेज सकते हो किसी को। आप वो पैकेज होते हैं, हम भी मेल चिम्प का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आपने देखे होंगे आपके ईमेल आते हैं स्टडी IQ के ऑफर वगैरह उनके, तो वो मेल चिम्प यूज़ करते हैं। उसमें हज़ारों लाखों बच्चों को एक साथ ईमेल चला जाता है, तो उसके कुछ $15 $20 ऐसे मतलब उनके पैकेज होते हैं। ड्रॉपबॉक्स में क्या होता है, आपकी फ़ोटोज़ हैं बहुत कीमती आपके परिवार के लोगों के साथ, जो आपको डर है एक मोबाइल फ़ोन से ना डिलीट हो जाए, मोबाइल फ़ोन में कुछ दिक्कत ना आ जाए, फ़ोटो उड़ जाए, तो ड्रॉपबॉक्स में डाल के रख दो, हमेशा इंटरनेट पे रहेंगे वहाँ पे। ड्रॉपबॉक्स में आपको 5 GB फ्री मिलता है, और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ऑब्वियसली फिर पे करो। गूगल ड्राइव में भी यही है, कुछ GB आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद पे करो। तो ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। SaaS कंपनी 2 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वो सोल्यूशन देती हैं जो बहुत लोगों को चाहिए होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव तो सबको चाहिए आजकल, है ना। लेकिन एक होता है वर्टिकल SaaS मतलब जो किसी खास इंडस्ट्री के लिए बनाई जाते हैं सॉफ्टवेयर, जो किसी खास इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, हम उन्हें वर्टिकल SaaS बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट साइमुलेटर होता है, ध्यान से सुनना। फ्लाइट साइमुलेटर क्या होता है, जो पायलट होते हैं ना, वो विमान उड़ाने से पहले प्रैक्टिस करते हैं फ्लाइट साइमुलेटर के ऊपर, तो फ्लाइट साइमुलेटर के सॉफ्टवेयर आते हैं। अब ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री वाले यूज़ करेंगे, इसको बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्लाइट साइमुलेटर सॉफ्टवेयर का पे करना पड़ेगा, तो इंडिगो पे करेगी, विस्तारा पे करेगी, टाटा एयरलाइन जो भी अब ये आ गई हैं, एयर एशिया भी टाटा की है, वैसे तो आधा हिस्सा जो उसमें टाटा का ही है, और बाकी अब एयर इंडिया भी टाटा की हो गई, तो वो सब उनके क्लाइंट्स हैं, तो वो पे करेंगे उसको। कोई मैं तो पे करूंगा नहीं फ्लाइट सिमुलेटर की, मुझे क्या ज़रूरत है, तो वो वर्टिकल SaaS है। तो वर्टिकल SaaS आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो किसी खास इंडस्ट्री के लिए करता है, जैसे बहुत ही नीश इंडस्ट्री, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिटेल, बैंकिंग। अब जैसे बैंकिंग में लोग कई तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ बैंक के लोगों को चाहिए, बाकियों को नहीं चाहिए वो, तो उसे वर्टिकल SaaS बोलते हैं। अगर आप सबके लिए कर रहे हो, जो बहुत लोगों को चाहिए, मैनी पीपल को चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल SaaS हो गया, राइट। बग क्या होता है, बग कुछ नहीं, अगर कोई आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए, आपने मान लो कोई सोर्स कोड वगैरह ढंग से नहीं लिखा, कोडिंग एरर आ गया, कोई आपने सोर्स कोड को मशीन कोड में ढंग से कन्वर्ट नहीं किया, उस वजह से एरर आ गया, ऐप नहीं चल रही, तो वो सब उनको बग्स कहा जाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है, डीबगिंग मतलब बग को हटाओ। अब इसमें 2 तरह के एरर हैं जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, एक सिंटैक्स एरर और एक सिमेंटिक एरर, राइट। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स
विच गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। सिंटैक्स इज द बेसिक वोकेबुलरी ऑफ द लैंग्वेज। मैंने आपको बताया जो प्रोग्रामर या इंजीनियर या डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, वो सोर्स कोड लिखते हैं ना। लेकिन सोर्स कोड किसे समझ में नहीं आता, सोर्स कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इन्होंने जब सोर्स कोड लिखा तो कुछ एरर कर दिए, जैसे ग्रामेटिकल एरर कर दिए मान लो, है ना। इंग्लिश में तो लिख रहे हैं सोर्स कोड को, ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, वोकेबुलरी के एरर हो सकते हैं, राइट। तो उनकी वजह से फिर वो दिक्कत होगी, तो वो सिंटैक्स एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर जो होते हैं वो वोकेबुलरी की वजह से, ग्रामर की वजह से, मतलब अटेंशन पे नहीं किया आपने, कुछ और लिख दिया, तो उन वो सब जो एरर होते हैं उनको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या है, उनमें ग्रामेटिकल बिल्कुल ठीक है, वोकेबुलरी वगैरह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐप काम नहीं कर रही। ऐप जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए, राइट। तो वो सिमेंटिक एरर है। तो दो तरह के एरर हैं, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो होते हैं, तो जैसा मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उसकी एक अपनी वोकेबुलरी होती है, एक अपनी ग्रामर होती है। अगर उनमें कोई एरर आ जाते हैं तो फिर प्रोग्राम जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वोकेबुलरी, ग्रामर, ये सारे वो मतलब सोर्स कोड और उसको लिखते वक्त ही कुछ गलती कर दी, तो ये सब हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है, कई बार इंजीनियर थके हुए होते हैं, फैटीग होता है, या अटेंशन पे नहीं करते, इन सब इन अटेंशन, इन सब चीज़ों की वजह से सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर, वोकेबुलरी एरर वगैरह ये सब सिंटैक्स एरर होते हैं, इसमें आपका जो प्रोग्राम है वो रन ही नहीं करेगा। दूसरे होते हैं सिमेंटिक एरर। इनमें आपका प्रोग्राम रन तो करेगा, लेकिन वो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं देगा। तो सिमेंटिक एरर में प्रोग्राम रन तो करता है बट आउटपुट आपको रॉन्ग देता है, लेकिन सिंटैक्स एरर में प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं करता। तो यह था हमारा पूरा का पूरा वीडियो। 1 घंटे में ही मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ये जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ये कोई आसान टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि अब आप चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए, राइट। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आपके सारे कवर हो गए हैं इसमें। एग्ज़ाम वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी मैं एक नज़र रखता हूँ, उन पर क्या पूछा जा रहा है, MCQs वगैरह, उसी के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है क्वेश्चंस में, कंटेंट में। तो बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है ये। और जो अगला वीडियो आएगा मेरा हार्डवेयर, एक हार्डवेयर पे आएगा, एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे छोटा होगा वो वीडियो, और एक वीडियो रहेगा जिसमें जितने भी तरह के एंटी ये होते हैं, वायरस होते हैं, रैंसमवेयर, मालवेयर, और ये बहुत तरह के कंफ्यूजिंग लगते हैं आपको, वो आएंगे। और फिर हमारा कंप्यूटर कोर्स खत्म हो जाएगा। तो 15 से 16 लेक्चर इसमें होंगे। बड़े बड़े लेक्चर हैं सारे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हैं सारे, और लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक साथ कवर की गई हैं। इसलिए मैं चाहता तो नंबर ऑफ लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 15 लेक्चर में पूरे कंप्यूटर में आप एकदम दिग्गज हो जाएंगे, और इंडिया का कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है आप एकदम मुंह उठा के जो है उसमें, जिसे कहते हैं ना, सीना चौड़ा करके आप उसमें जा सकते हैं, और आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। इवन RRBPO का जो एग्ज़ाम है, या जो SSC CGL का एग्ज़ाम है, बहुत भारत में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम है जिनमें कंप्यूटर आता है, बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम की शुभकामनाएं देता हूँ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि होगा हार्डवेयर।